हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निर्धनता का दुष्चक्र और उसके विभिन्न पक्ष के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का ये लेक्चर है, इसके अंदर हम ये जानें कि निर्धनता का दुष्चक्र क्या होता है और निर्धनता के दुष्चक्र के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। हमारे इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स है, पहले आप ये देखते हैं कि विद्यार्थी गरीबी का अर्थ जान पाएंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद में, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद में आप जो है गरीबी के बारे में जान पाए कि गरीबी किसे कहते हैं। विद्यार्थी निर्धनता के दुष्चक्र के बारे में जान पाएंगे और विद्यार्थी निर्धनता के दुष्चक्र के विभिन्न पक्षों के बारे में जान पाएंगे। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं, यानी आपको जो गरीबी के बारे में जानकारी मिल जाती है, निर्धनता के दुष्चक्र के बारे में आपको पता चल जाता है और निर्धनता के विभिन्न जो पक्ष हैं उनके बारे में अगर आपकी समझ बढ़ जाती है, तो उसको हम ये मानें कि भी आपके जो इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव जो वो कंप्लीट होते हैं। ये जो है निर्धनता का जो दुष्चक्र है, ये रेगनर जो नर्कशे थे उन्होंने दिया और उनकी पुस्तक आई थी प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसमें जो उन्होंने अपना जो ये सिद्धांत दिया था। निर्धनता होती क्या है? जब कोई भी व्यक्ति जो अपनी जीवन की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितनी इनकम की ज़रूरत होती है, अगर उतनी इनकम उसकी नहीं है, तो उस अवस्था को हम जो निर्धनता कहते हैं। और व्यक्ति की जो मूलभूत ज़रूरतें, वह रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं, ये जो उसके आज मूलभूत ज़रूरतों में आती है। तो अगर एक व्यक्ति की ये ज़रूरतें पूरे करने के लायक इनकम नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम निर्धन कहेंगे और इस सिचुएशन को हम जो निर्धनता कहते हैं। अब निर्धनता के जो है 2 पैमाने हैं। पहला है कैलोरी मापदंड। ये जो है एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में कितनी कैलोरी जो के लिए का उपभोग किया जाता है, यानी उसके जो वस्तुओं का जो उपभोग है वो उसको कितनी कैलोरी देता है। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो ग्रामीण इलाके के अंदर एक व्यक्ति अगर इतना भोजन खरीदने की आय रखता है कि उसको 2400 कैलोरी जो है मिल जाए, और शहरी क्षेत्र के अंदर अगर एक व्यक्ति की इतनी इनकम है कि वो उस इनकम से जो है भोजन खा करके या भोजन प्राप्त करके जो है 2100 कैलोरी जो ऊर्जा ले सकता है, तो उसको हम जो गरीबी नहीं कहेंगे। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लायक एक व्यक्ति की इनकम नहीं है, तो उसको हम गरीब कहेंगे। दूसरा जो वर्ल्ड बैंक का जो है मापदंड है, वो अमेरिकी डॉलर के आधार के ऊपर है कि अगर एक व्यक्ति की इनकम जो है प्रतिदिन 1.9 जो है यूएस डॉलर के बराबर है या उससे कम है, तो उस व्यक्ति को हम जो गरीब कहते हैं। और अगर एक व्यक्ति की जो इनकम पर डे 1.9 यूएस डॉलर से अधिक है, तो उस व्यक्ति को हम गरीब नहीं कहेंगे। इस प्रकार ये कैलोरी मापदंड है, विश्व बैंक का मापदंड है। इन्हीं मापदंडों के आधार पर जो है एक देश के अंदर निर्धनता का निर्धारण किया जाता है। और भारत के अंदर जो है अलग अलग जो कमेटियां बनी है इससे संबंधित, और उन कमेटियों ने जो है अलग अलग जो अपने पैमाने बनाए हैं। कई पैमाने जो विवादित भी रहे हैं, जिसके अंदर एक जो पैमाना था उसके अंदर ये कहा गया था कि शहरी क्षेत्रों में जो रहने वाला व्यक्ति जो है, अगर एक दिन के अंदर 29 रुपये उसकी इनकम है और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये इनकम है, तो वो उस व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से ये जो पैमाने हैं ये काफ़ी विवादित रहे हैं। ये हमारे सामने तस्वीर जो है ये निर्धनता को दर्शाती है, जिसके अंदर जो है रहने के लिए जो है मकान नहीं है, एक व्यक्ति के पास में पढ़ने के लिए जो है अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उसके जो है कपड़े उसके अगर अच्छे नहीं हैं, तो इस सिचुएशन को आप जो है गरीबी कहेंगे। अब निर्धनता का जो दुष्चक्र होता है, अब आप उसके बारे में जानेंगे। आज विश्व के ज़्यादातर जो देश है वो अल्पविकसित और पिछड़े हुए हैं। बहुत ही कम देश ऐसे हैं कुल देशों में से जो कि विकसित हैं। ज़्यादातर देश जो पिछड़े हुए हैं। और जब से मानव सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ है, मानव ने जो है विकास के बारे में सोचना शुरू किया है, तभी से लेकर के जो है विद्वानों ने विभिन्न देशों के अंदर जो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, उसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है। और फिर उन कारणों को जो है किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसके लिए भी जो है इन्होंने अपने प्रयास किए हैं। और इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है आज हमारे सामने जो है निर्धनता से संबंधित, पिछड़ेपन से संबंधित या विकास से संबंधित अनेक जो है सिद्धांत हैं। और उन्हीं सिद्धांतों में से जो है एक सिद्धांत है निर्धनता का दुष्चक्र। निर्धनता के दुष्चक्र का जो सिद्धांत है वो रेगनर नर्कसे ने दिया था,
और ये सिद्धांत उन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी एक पुस्तक पब्लिश हुई थी 1961 के अंदर। उस पुस्तक में जो उन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। इस पुस्तक में नर्कसे ने लिखा है कि एक देश में गरीबी का कारण गरीबी है, और उन्होंने साथ ही निर्धनता के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। यानी उन्होंने जब गरीबी के कारणों का पता लगाने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि एक देश के अंदर जो गरीबी है उसका कारण गरीबी है, क्योंकि गरीबी ने ही आगे जो गरीबी को जन्म दिया है। निर्धनता के दुष्चक्र का अर्थ अब हम जानते हैं, क्योंकि ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। तो निर्धनता का जो दुष्चक्र है वो अर्थव्यवस्था के अंदर इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक शक्तियां हैं उन शक्तियों के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया को दिखाता है, जिसकी शुरुआत भी निर्धनता में होती है और जिसका अंत भी निर्धनता में ही होता है। यानी विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां इस प्रकार से जो है चलती है कि एक देश निर्धन है, और उसके बाद में उन क्रियाओं के जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि वो एक देश को जो आगे निर्धनी बनाए रखती है। तो इस प्रकार विभिन्न शक्तियों का इस प्रकार से चक्रीय रूप में घूमना जो एक देश को लगातार निर्धनता में बनाए रखता है, उसी को हम निर्धनता का दुष्चक्र कहते हैं। और निर्धनता का दुष्चक्र जो है एक ऐसी अवस्था की तरफ संकेत करता है जिसमें निर्धनता कारण भी है और निर्धनता परिणाम भी है। यानी एक बार निर्धन एक देश है इसलिए क्योंकि उसका कारण निर्धनता है, और वो निर्धनता आगे जो है एक और परिणाम देती है, यानी उस देश को आगे निर्धन बनाए रखती है। इस प्रकार निर्धनता कारण भी है और परिणाम भी है। रेगनर नर्कसे ने एक जो है कोटेशन दी है, एक देश निर्धन इसलिए क्योंकि वह निर्धन है। यानी उन्होंने ये बताया कि एक देश के अंदर निर्धनता का कारण निर्धनता ही है। इस प्रकार से हम जो है इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है, और जब एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होता है तो उसके कारण व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, और जब एक व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो बीमार पड़ने के कारण दोबारा से वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो उसकी उत्पादकता कम होगी, उत्पादकता कम होगी तो उसकी आय कम होगी, और आय कम होने के कारण वो है न तो अच्छा भोजन ले पाता है और न ही अच्छी चिकित्सा सुविधाओं का प्रयोग कर पाता है, जिसके कारण जो वो दोबारा से शारीरिक रूप से कमजोर रहेगा, और जो अगर शारीरिक रूप से कमजोर रहता है तो फिर से बीमार पड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो शारीरिक कमजोरी है वो परिणाम भी है और कारण भी है बीमारी का। इसी प्रकार से निर्धनता जो एक देश के लिए निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी है। अब देखिए यहाँ पर निर्धनता जो होती है उसके कारण एक देश के अंदर आय का स्तर कम होता है और बचत का स्तर कम होता है। जब एक देश में आय तथा बचत का स्तर कम होता है तो उसके कारण उस देश के अंदर भौतिक पूंजी की कमी होती है, क्योंकि वहां पर भौतिक पूंजी में निवेश नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ मानवीय पूंजी जो होती है उसमें भी गिरावट आती है, क्योंकि लोगों का गरीबी के कारण या बचत कम होने के कारण, आय कम होने के कारण वहां पर जो मानवीय पूंजी है, यानी लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, लोगों की शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होता, लोगों के ज्ञान का स्तर अच्छा नहीं होता। तो इस कारण मानवीय पूंजी में भी गिरावट आती है। और जब एक देश के अंदर जो आप उत्पादकता की बात करते हैं तो उत्पादकता जो होता है भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी पर निर्भर करती है। तो जब इन देशों के अंदर भौतिक पूंजी की भी कमी है और मानवीय पूंजी की भी कमी है, तो उसके कारण जो है इन देशों की उत्पादकता में कमी होती है, और जब इनकी उत्पादकता में कमी होगी तो उससे आय कम होगी और बचत कम होगी, और जब आय और बचत कम होगी तो निर्धन होंगे, और जब निर्धन होंगे तो आय और बचत फिर से कम होगी। तो इस प्रकार से ये सर्कल दोबारा चलता रहता है। तो एक बार निर्धनता कारण बनी है ऊपर, और नीचे की तरफ अगर आप देखें आय और बचत कम हुई है उसके कारण निर्धनता है, तो ये जो है परिणाम बनती है। तो इस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम निर्धनता ही है। अब आप इसकी परिभाषा देखते हैं। रेगनर नर्कसे के अनुसार निर्धनता के दुष्चक्र का अर्थ नक्षत्र मंडल के समान शक्तियों का इस प्रकार से घूमना है कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर विभिन्न शक्तियां हैं, ग्रह है, उपग्रह वो घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से एक अर्थव्यवस्था के अंदर भी विभिन्न शक्तियां लगातार कंटिन्यू जो है सर्कल में रहती है, और वे परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करती है, और वे परस्पर इस प्रकार से एक्शन और रिएक्शन करती है। यानी एक क्रिया होती है, उस क्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसी प्रतिक्रिया आती है कि एक देश को सदा ही वो निर्धनता की अवस्था में बनाए रखती है। तो इस प्रकार विभिन्न जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो क्रियाएं ही अर्थव्यवस्था को निर्धनता में बनाए रखती है। तो रेगनर जो नर्कसे है, आप उनकी डेफिनेशन याद कर लेना। अब निर्धनता के दुष्चक्र की कौन कौन सी विशेषता है। पहला, निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों निर्धनता ही है।
ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, निर्धनता एक वृत्ताकार मार्ग पर चलती हुई क्रिया प्रतिक्रिया करती है, यानी एक सर्कल के अंदर घूमती रहती है। जिस प्रकार से एक सर्कल होता है उसका ना तो आदि होता है ना अंत होता है, उसका ये नहीं पता चलता कहाँ से शुरू होता है कहाँ पर खत्म होता है। उसी प्रकार से निर्धनता का दुष्चक्र है, उसका भी हमें पता नहीं चलता कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और ये समाप्त कहाँ पर होता है। निर्धनता का प्रभाव संचयी होता है। संचय का मतलब होता है जुड़ना, ऐड होना। तो इस प्रकार से निर्धनता जो होती है हर अगले स्तर के ऊपर और ज्यादा भयंकर रूप से आगे बढ़ती चली जाती है। एक बार जो निर्धनता है वो कम स्तर पर है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वही निर्धनता का परिणाम बनती है, कारण बनती है, तो उसके परिणाम स्वरूप अगले स्तर के ऊपर जो निर्धनता और भयंकर रूप में जो है देश के अंदर सामने आती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक शक्तियां हैं, वो लगातार इस प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करती है कि ये जो सर्कल है वो चलता रहता है। निर्धनता के दुष्चक्र की शुरुआत किसी भी एक ऋणात्मक तत्व के कारण होती है, जैसे कम आय। अगर आय कम होगी तो उसके कारण बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो पूंजी निर्माण कम होगा, पूंजी निर्माण कम होगा तो उत्पादकता कम होगी, और अगर उत्पादकता कम है तो उसके कारण लोगों की आय फिर से कम होगी। तो इस प्रकार किसी भी एक नेगेटिव एलिमेंट के कारण इसकी शुरुआत होती है और फिर आगे से आगे जो ये लगातार चलती रहती है। निर्धनता के दुष्चक्र के अनुसार एक देश जो गरीब है वो सदा गरीब ही बना रहेगा, क्योंकि ये सर्कल जो है वो लगातार चलता रहता है। इसलिए एक देश अगर एक बार गरीबी के जंजाल में फंस गया तो उसके बाद उसका बाहर निकलना संभव नहीं है। अब हम निर्धनता के दुष्चक्र के विभिन्न पक्ष करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कम आय जो होती है वो क्या क्या प्रभाव डालती है। कम आय का स्तर बचत के ऊपर प्रभाव डालेगा, यानी अगर आय कम है तो उसके कारण बचत भी कम होगी। कम आय जो है वो मांग के ऊपर भी प्रभाव डालेगा, अगर इनकम कम है तो उसके कारण मांग का स्तर है वो भी कम होगा। और कम आय जो है वो मानवीय पूंजी के ऊपर भी प्रभाव डालती है। अगर आय कम है तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, शिक्षा का स्तर नीचा होगा, ज्ञान का स्तर नीचा होगा, तो उसके कारण जो मानवीय पिछड़ापन पाया जाता है। तो इस प्रकार कम आय जो होती है अर्थव्यवस्था के अंदर तीन चीजों पर प्रभाव डालती है: कम बचत, कम मांग और मानवीय पिछड़ापन। और यही निर्धनता के दुष्चक्र के पक्ष हैं। तो एक कम बचत से संबंधित पक्ष है, एक कम मांग से संबंधित पक्ष है और एक मानवीय पिछड़ेपन से संबंधित पक्ष है, जिनको हम आगे देखते हैं। जैसे निर्धनता के दुष्चक्र के पक्ष है, एक तो पूर्ति पक्ष जिसको हम कम बचत का पक्ष भी बोलते हैं, दूसरा मांग पक्ष है और तीसरा जो है मानवीय पिछड़ेपन का पक्ष है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। निर्धनता के दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष, इसको कम बचत का पक्ष भी कहा जाता है, यानी ये कम बचत के कारण जो है शुरू होता है। इसमें निवेश करने की क्षमता कम पाई जाती है, यानी एक देश के अंदर जो अर्थशास्त्रियों के पास में इतनी पूंजी नहीं होती, क्योंकि पूंजी जो होती है वो बचत पर निर्भर करती है। तो बचत कम होगी तो उनके पास में जो पूंजी की कमी पाई जाती है, इसके कारण वो निवेश जो कम कर पाती है और उनमें निवेश की क्षमता कम होती है। इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। शुरू में अर्थव्यवस्था के अंदर कम आय का स्तर है और कम आय के स्तर के कारण लोगों की बचत भी कम होती है, और जब बचत कम होगी तो वहां पर जो निवेश है कम होगा, और जब कभी भी निवेश कम होता है अर्थव्यवस्था के अंदर तो पूंजी निर्माण भी कम होता है, क्योंकि पूंजी निर्माण जो होता है निवेश के बराबर होता है। अगर निवेश कम है तो पूंजी निर्माण भी कम होगा, और पूंजी की मात्रा वही देश के अंदर उत्पादकता के स्तर को निर्धारित करती है। जितनी अधिक पूंजी होगी उत्पादकता उतनी अधिक होगी, जितनी कम पूंजी होगी उत्पादकता उतनी ही कम होगी। तो इन देशों के अंदर पूंजी की कमी पाई जाती है। पूंजी की कमी के कारण पूंजी जो उत्पादकता कम होती है और कम उत्पादकता के कारण आय कम होगी। तो इस प्रकार ये जो सर्कल है ये लगातार चलता रहता है। अब नक्शे के अनुसार अविकसित देश अर्थव्यवस्थाओं में बचत करने की क्षमता कम होती है। अब इन अर्थव्यवस्थाओं के इसके अंदर जो बचत करने की क्षमता कम है, इसका कारण ये है कि इन देशों के अंदर आय का स्तर कम है। आय का वास्तविक स्तर जो है उत्पादकता में कमी के कारण होता है, यानी जब उत्पादकता कम होगी तो आय का स्तर कम होगा, और जो उत्पादकता में कमी है उसका जो कारण है वो पूंजी निर्माण में कमी है, क्योंकि पूंजी निर्माण कम हुआ तो उसके कारण प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब जो पूंजी निर्माण है वो बचत पर निर्भर करता है, तो इन देशों के अंदर जब बचत करने की क्षमता कम पाई जाती है, इसके कारण जो है इन देशों के अंदर ही जो है ये दुष्चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार जो है ये जो पूर्ति पक्ष है, ये पूर्ति पक्ष का चक्कर जो पूरा होता है। तो आप ये नक्शे की जो डेफिनेशन वो याद कर लेना। अब हम इसको जो है साइकिल के रूप में देखते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था में आय का स्तर कम है,
जब आय का स्तर कम होगा तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के अंदर बचत का स्तर है वो भी कम होगा, लोगों की बचत कम होगी और कम बचत के कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश कम होगा और पूंजी निर्माण है वो भी कम होगा। तो कम पूंजी निर्माण के कारण जो है इन देशों के अंदर उत्पादकता में कमी पाई जाएगी और जब उत्पादकता कम होगी तो उसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर आय कम होगी और आय कम होगी तो उसके कारण फिर से कम बचत होगी, कम बचत के कारण कम निवेश होगा, पूंजी निर्माण कम होगा, कम उत्पादकता होगी और आय है वो कम होगी। तो इस प्रकार ये लगातार जो पूर्ति पक्ष का जो दुष्चक्कर है निर्धनता का ये चलता रहता है। इसके बाद है बचत में जो है कमी के कारण पहले अर्थव्यवस्था के अंदर दो वर्ग पाए जाते हैं, एक जो है गरीब कृषक वर्ग है और दूसरा धनी वर्ग है। गरीब कृषक वर्ग जो होता है उसके अंदर बचत करने की क्षमता कम होती है और बचत करने की क्षमता इसलिए कम होती है क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, तो इनके पास में जो बचत करने की शक्ति नहीं हो जो कम होती है, इसलिए गरीब वर्ग जो चाह करके भी बचत नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ की प्रोडक्टिविटी और आय कम होती है। दूसरी तरफ धनी वर्ग है जिसकी इनकम तो अधिक होती है लेकिन ये अपनी इनकम को बचत में कन्वर्ट नहीं कर पाता, बल्कि इनकी जो आय होती है उस आय को ये जो है वो या तो विदेशी वस्तुओं के आयात के ऊपर खर्च कर देते हैं या भोग विलास की वस्तुओं के ऊपर खर्च कर देते हैं, जिससे इन देशों के अंदर जो वो बचत का स्तर है वो कम बना रहता है। नेक्स्ट है निर्धनता के दुष्चक्र का मांग पक्ष। इसको निवेश प्रेरणा भी कहा जाता है, यानी मांग जो होती है वो निवेश के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। अगर अधिक मांग होगी तो उसके कारण जो है कीमतें बढ़ेंगी और जब कीमतें बढ़ेंगी तो लाभ बढ़ेंगे और लाभ बढ़ेंगे तो इसलिए इसके कारण जो है अधिक से अधिक निवेश करने के लिए जो लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि निवेश जो होता है वो लाभ पर निर्भर करता है। अब इसके जो दुष्चक्र है वो किस प्रकार से चलता है इसको आप देखते हैं। शुरू में अर्थव्यवस्था के अंदर आय का स्तर कम होता है और कम आय के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, यानी लोगों की मांग कम होती है और जब मांग कम होगी तो उसके कारण निवेश है वो भी कम होगा और निवेश जब कम होगा तो उसके कारण पूंजी निर्माण भी कम होगा और पूंजी निर्माण की कमी के कारण इन देशों के अंदर जो उत्पादकता भी कम होगी और जब उत्पादकता कम होगी तो आय कम होगी और आय कम होने के कारण फिर से मांग कम हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो निर्धनता का दुष्चक्र वो लगातार चलता रहता है, यानी ये मांग पक्ष है। तो पूर्ति पक्ष के अंदर जहाँ बचत आती है बीच के अंदर बाकी सारी चीजें सेम है और मांग का पक्ष के अंदर जो है मांग आती है, बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सेम है। नक्शे के अनुसार निर्धनता के दुष्चक्र के मांग पक्ष का मुख्य कारण यह है कि इन देशों के अंदर निवेश की प्रेरणा कम होती है, क्योंकि निवेश की जो प्रेरणा होती है वो लाभ पर निर्भर करती है और लाभ मांग के स्तर पर निर्भर करता है। निवेश की प्रेरणा कम होने का कारण यह है कि इन देशों के लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, यानी खरीदने की पावर कम होती है, परचेजिंग पावर कम होती है। क्रय शक्ति के कम होने का कारण लोगों की वास्तविक आय का कम होना है, क्योंकि अगर लोगों की आय कम है तो वो खरीद कम पाएंगे। आय में कमी इसलिए होती है क्योंकि उत्पादकता कम है और उत्पादकता इसलिए कम होती है क्योंकि पूंजी निर्माण कम हुआ और पूंजी निर्माण कम इसलिए हुआ क्योंकि इन देशों के अंदर निवेश की प्रेरणा कम थी, यानी मांग कम थी। तो इस प्रकार नक्शे के अनुसार जो ये मांग पक्ष जो वो पूरा होता है। तो आप ये जो नक्शे की डेफिनेशन याद कर लेना। अब निवेश में कमी के जो कारण है वो क्या है। सबसे पहले निवेश के अनुकूल माहौल नहीं होता, यानी अविकसित देशों के अंदर करों की मात्रा है वो अधिक होती है। दूसरा, वहाँ पर आधारभूत ढांचा है वो सही नहीं होता, वहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था अच्छी नहीं होती, बीमा कंपनियां जो ठीक ढंग से काम नहीं करती, वहाँ यातायात की सुविधाओं की कमी के कारण या अन्य जो आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण निवेश के अनुकूल माहौल नहीं होता, इसलिए निवेश कम किया जाता है। मांग का स्तर कम होता है, तो मांग का स्तर कम होने के कारण जो है ज़्यादा सामान बिक नहीं पाता, इसलिए लोग जो है अधिक निवेश करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर हमने निवेश कर भी दिया तो मांग का स्तर कम होने के कारण सामान बिकेगा नहीं, इसलिए उनको कीमतें कम करनी पड़ेंगी और इसके कारण उनके जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएंगे या उनको हानि भी हो सकती है। उद्यमियों की कमी, निवेश का जो सबसे बड़ा कारक होता है वो उद्योगपति होता है। तो अविकसित देशों के अंदर या गरीब देशों के अंदर जो है उद्यमियों की कमी होती है, जिसके कारण जो है निवेश में कमी पाई जाती है। कृषि के प्रति लगाव, अविकसित देश जो होते हैं उनमें एग्रीकल्चर के प्रति ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए जिन व्यक्तियों की इनकम अधिक भी होती है, जिनके पास में बचत भी होती है, वो व्यक्ति भी जो है उद्योगों में निवेश करने की बजाय जो है एग्रीकल्चर में निवेश करते चले जाते हैं और एग्रीकल्चर में जो के जो प्रोडक्ट है उनकी मांग बेरोजगार होने के कारण उनको जो है अधिक लाभ नहीं होता, बेशक चाहे उसमें निवेश अधिक कर ले तो भी उनको जो लाभ कम ही मिलता है।
आधारिक संरचना की कमी, ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि निवेश जो होता है बहुत कुछ आधारभूत ढांचे की पर निर्भर करता है। तो अलविकसित देशों में आधारभूत ढांचा है वो कमजोर अवस्था में होता है, इसके कारण वहाँ निवेश अधिक नहीं किया जाता। वित्त का अभाव, अब ज़्यादातर जो निवेशक होते हैं उनके पास में जो पर्याप्त पैसा नहीं होता, इसलिए वो जो है पैसा बैंकों से या अन्य संस्थाओं से उधार लेते हैं। लेकिन इन देशों के अंदर जो है बैंकिंग व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती, और साथ में बैंकों के पास में जो है इतना अधिक मात्रा में जो है पैसा भी नहीं होता, इसलिए वित्त की कमी के कारण जो है यहाँ निवेशक जो है वो निवेश कम करते हैं। अब हम इसका जो है सर्कल देखते हैं। सबसे पहले कम आय है अर्थव्यवस्था के अंदर, आय का कम स्तर होने के कारण वहां पर जो है मांग भी कम होगी, और जब मांग कम होगी तो उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो है निवेश की प्रेरणा कम होने के कारण निवेश भी कम किया जाएगा, और कम निवेश के कारण पूंजी निर्माण कम होगा, और पूंजी निर्माण की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादकता कम होगी, और जब अर्थव्यवस्था में उत्पादकता कम होगी तो वहां पर जो आय का स्तर है वो भी कम होगा। तो इस प्रकार ये जो सर्कल है वो लगातार चलता रहता है। तो मांग पक्ष के अंदर कम आय के कारण कम मांग के कारण कम निवेश के कारण कम उत्पादकता, और कम उत्पादकता के कारण फिर से दोबारा कम आय होती है। तो इस प्रकार ये सर्कल जो अर्थव्यवस्था के अंदर लगातार चलता रहता है और एक देश को लगातार गरीबी में बनाए रखता है। अब हम पिछड़ेपन का दुष्चक्र करते हैं। पिछड़ेपन के दुष्चक्र का संबंध मानवीय पूंजी से होता है, और अलविकसित देशों के अंदर जो मानवीय पूंजी जो है वो बड़ी ही दयनीय अवस्था में होती है। मानवीय पूंजी काफी पिछड़ी हुई अवस्था में होती है। और मानवीय पूंजी का अर्थ क्या होता है कि भी किसी भी देश के अंदर जो मनुष्य है उन मनुष्यों के अंदर ज्ञान, उनका कौशल, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, वो जो होती है उनका स्वास्थ्य है, ये जो होता है मानवीय पूंजी को बनाता है। तो इन देशों के अंदर ज्ञान की कमी है, शिक्षा की कमी है, प्रशिक्षण का अभाव होता है, और लोगों का स्वास्थ्य जो अच्छा नहीं होता, तो इसलिए यहाँ की जो मानवीय पूंजी वो पिछड़ी हुई होती है। तो इस पिछड़ी पूंजी के क्या कारण है? सबसे पहले शिक्षा की कमी, दूसरा जो है लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, इसके कारण भी मानवीय पिछड़ापन पाया जाता है। अब अगर इन लोगों के देशों के अंदर देखिए किस प्रकार से मानवीय पिछड़ापन पाया जाता है, या क्यों पाया जाता है कि जब लोगों की आय कम होगी तो उसके कारण जो अच्छा भोजन नहीं ले पाएंगे, पौष्टिक भोजन नहीं ले पाएंगे, इसके कारण उनको जो कम पोषण मिलेगा, और कम पोषण के कारण जो है उनका स्वास्थ्य लगातार दिन प्रतिदिन जो है खराब होता चला जाएगा, और जब खराब स्वास्थ्य होगा तो एक श्रमिक जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, और उत्पादकता कम होने के कारण जो है यहाँ पर आय का स्तर है वो कम होगा, और कम आय का स्तर दोबारा से कम पोषण, कम स्वास्थ्य या खराब स्वास्थ्य या कम उत्पादकता, इसको लेकर के आगे बढ़ता चला जाता है, और इस प्रकार ये सर्कल लगातार चलता रहता है। अब हम इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। कम आय है शुरू में अर्थव्यवस्था के अंदर, कम आय के कारण जो है मानवीय और भौतिक पूंजी में उतना निवेश नहीं किया जाता, कम निवेश किया जाएगा, और इस कम निवेश के कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर एक तरफ आर्थिक पिछड़ापन होगा, दूसरी तरफ जो बेरोजगारी होगी, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, और शिक्षा का स्तर काफी कम होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमारा आर्थिक विकास है, रोजगार की मात्रा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा का स्तर है, ये हमारे देश के अंदर जो है या किसी भी देश के अंदर जो उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। अगर मानवीय और भौतिक पूंजी के पिछड़ेपन के कारण यहाँ पर खराब स्वास्थ्य है, आर्थिक पिछड़ापन है, शिक्षा का स्तर निम्न है, तो इसके कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादकता का स्तर कम होगा, और जब उत्पादकता में कमी होगी तो उसके कारण लोगों की आय में कमी होगी, और जब लोगों की आय में कमी होगी तो उसके कारण दोबारा से मानवीय और भौतिक पूंजी में निवेश कम किया जाएगा, और इस प्रकार ये सर्कल जो है लगातार चलता रहता है। तो ये जो है आर्थिक पिछड़ेपन का जो 4 अवस्थाओं से होकर के जो निर्धनता का दुष्चक्र है वो लगातार घूमता रहता है। अब हम देखते हैं कि निर्धनता के दुष्चक्र के मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहले जो है बचत का कम होना, और बचत के कम होने के कारण जो है एक तरफ तो निवेश कम होगा, क्योंकि निवेश करने के लिए जो मांग का होना जरूरी है, लेकिन देश के अंदर जो है कम बचत के कारण जो है लोग मांग कम कर पाते हैं, या कम आय के कारण लोग मांग कम कर पाते हैं, जिसके कारण जो एक तरफ निवेश की प्रेरणा कम होगी, दूसरी तरफ निवेश की क्षमता है वो भी कम होगी, यानी लोगों के पास इतनी बचत नहीं होगी कि वो अधिक मात्रा में निवेश कर पाए। दूसरा, इन देशों के कारण जो है इन देशों के अंदर जो है पिछड़ेपन के कारण अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, लोगों के ज्ञान का स्तर निम्न होता है, तो इसके कारण जो है यहाँ पर पूंजी की कमी पाई जाती है, और पूंजी की कमी के कारण इस देश के अंदर जो संसाधन है उन संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं होता, उनका जो अलग प्रयोग होता है, और जब संसाधनों का अलग प्रयोग होता है तो वहाँ उत्पादकता कम होती है, जिसके कारण आय भी
कम होती है, तो ये लगातार जो निर्धनता का दुष्चक्र आगे चलता रहता है। कुशल उद्यमियों की कमी भी अविकसित देशों में पाई जाती है, जिसके कारण ये निर्धनता का दुष्चक्र चलता है। क्योंकि निर्धनता के दुष्चक्र का एक कारण है वो निवेश का कम होना है। और निवेश जो होता है बहुत हद तक जो है उद्यमियों पर निर्भर करता है, लेकिन जो पिछड़े देश है उन देशों के अंदर शिक्षा का स्तर नीचा होने के कारण, प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण एक तरफ उद्यमियों की कमी होती है और दूसरी तरफ जो उद्यमी होते हैं उनमें भी वो कौशल नहीं होता जो एक देश के अंदर अधिक निवेश कर सके। तो इस प्रकार कुशल उद्यमियों की कमी है वो भी निर्धनता के दुष्चक्र का एक कारण है। कुशल श्रमिकों की कमी, अगर एक देश के अंदर श्रमिक कुशल है तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर एक देश के अंदर श्रमिक कुशल नहीं है तो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी हो, चाहे कितना ही अच्छा माहौल हो, उत्पादन के अनुकूल चाहे कितनी अच्छी परिस्थितियां हो, लेकिन फिर भी वो जो है अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो विकसित देशों के अंदर जो है मानवीय पूंजी का पिछड़ापन पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कुशल श्रमिकों की कमी होती है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, विकसित देशों के अंदर जब प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं और इसके कारण जो है यहाँ पर उत्पादन का स्तर और उत्पादकता का स्तर और लोगों की आय वो भी कम होती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण यहाँ पर जो निर्धनता का दुष्चक्र लगातार चलता रहता है। तकनीकी ज्ञान की कमी, यहाँ पर साक्षरता का स्तर कम होता है, लोगों को प्रशिक्षण की अच्छी सुविधाएं नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को जो नई नई तकनीक की जानकारी नहीं होती। इसलिए ये जो है नई तकनीक का प्रयोग करने से हिचकिचाते हैं, नई मशीनों के साथ में स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर जो है आर्थिक पिछड़ापन लगातार बना रहता है। पूंजी की कमी जो इन देशों में पाई जाती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पूंजी जो है वो की मात्रा जो निवेश पर निर्भर करती है, लेकिन निवेश में कमी के कारण इन देशों के अंदर पूंजी है वो भी कम होती है। इच्छा शक्ति का भी इन देशों में अभाव पाया जाता है कि इन देशों के जो लोग हैं उनके मन में ये इच्छा नहीं होती कि वो जो है विकास करे। इन देश के लोगों के अंदर दिमाग के अंदर एक बात जो है घर कर चुकी है कि निर्धनता उनके भाग्य में लिखी हुई है, इसलिए वो चाहे जितना मर्जी प्रयास कर ले उनका भाग्य बदलने वाला नहीं है। और ये सोच सोच करके ये कभी प्रयास भी नहीं करते और लगातार निर्धन बने रहते हैं। गलत आर्थिक नीतियाँ, कि कई बार जो एक देश की जो सरकारें होती है वो आर्थिक नीतियाँ बनाती है, तो उनमें कई बार गलत आर्थिक नीतियाँ बनने के कारण भी एक देश के अंदर निर्धनता का जो दुष्चक्र है वो लगातार बना रहता है। तो इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद आप सभी का।